2021 में आपको याद है सबसे पहले म्यांमार में तख्ता पलट हुआ था। मैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बात कर रहा हूं, भारतीय उपमहाद्वीप की। 2021 में तख्ता पलट के ठीक बाद अफगानिस्तान में तालिबान सत्ता पे काबिज हो गया। 2022 में श्रीलंका की सड़कों पे जनता आ गई, हुजूम आ गया, लोगों ने कहा ये क्या हो गया, त्राहिमाम त्राहिमाम हो गया। वहां के राष्ट्रपति को देश से भगा दिया गया। उसी साल में पाकिस्तान में इमरान खान को उसकी कुर्सी से उखाड़ के जेल में फेंक दिया। आज तक इमरान खान जेल में है। आई डोंट हैव एनी सिंपैथी फॉर दैट मैन, बट इट इज व्हाट इट इज। 2024 में बांग्लादेश को जलाना शुरू किया। 2025 आते आते नेपाल में हमने देखा ओली का खेल खत्म कर दिया गया। लगता है ये पूरी कोशिश है, इट्स अ डीप स्टेट ऑपरेशन। भारत के आसपास इंडियन सब कॉन्टिनेंट, भारतीय उपमहाद्वीप में किस तरह से एक एक करके, मैंने आपको बताया, एक एक स्टेट करके डीप स्टेट अपने मन की सरकारों को रख रहा है, और जो उसकी बात नहीं सुनता या उसे जेल में डाल देता है या उसे उसी के देश से भागना पड़ता है दुम दबा के। दिस इज ए रियलिटी। वहां तख्ता पलट हो जाए, वहां नेताओं को सरेआम मारा जाए, राष्ट्रपति को श्रीलंका में या प्रधानमंत्री को नेपाल में भागना पड़ता है। कोई ना कोई नैरेटिव, कोई ना कोई मुद्दा, जो अभी अवधेश जी बोल रहे थे उससे पहले आनंद दादा, सेट कर दिया जाता है जिससे जनता भड़के, सड़कों पर आए। अब इससे पहले मैं अपने इन तीन एनालिस्ट के पास आऊं, मैं सिर्फ यह कहना चाह रहा हूं, नजर डालिएगा, क्योंकि जिसकी बात अवधेश कुमार जी ने की, मैं उसकी बात कर रहा हूं। किसान आंदोलन, किसानों के नाम पे आंदोलन था वो। जय जवान जय किसान। जनरल साहब से पूछिए, भारत की एक ही मां के दो बेटे, बड़ा जवान है तो छोटा किसान है, एक ही दरवाजे से निकलता है जवान और किसान दोनों। उस किसान के नाम को इस्तेमाल करके दिल्ली की चौखट पर जो लोगों ने भीड़ जमा करने की कोशिश की, लाल किले पे चढ़ने की, वो क्या था? मणिपुर में जो हुआ और उसको कैसे भुनाने की कोशिश की। अगर वो काफी नहीं था तो ट्रेन पे ट्रेन डिरेल की गई, एंड प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के बाद यह पता चला, हां ये एक तरीके से किया जा रहा है, क्रमबद्ध तरीके से किया जा रहा है। कि किस लिए आपको लगता है ये ऐसे ही हो रहा है? भारत में भीड़ को सड़कों पर लाने की ये एक कोशिश है। ये कौन कर रहा है ये सरकार जाने, लेकिन आपको, हमको, जनता को सोचना पड़ेगा, क्योंकि आज जो वोट चोरी के नाम पे हो रहा है, वोट चोरी के नाम पे क्या हो रहा है? सड़कों पर उतरो। धीरे धीरे नेपाल के बाद सुखबुगाहट, कभी कोई सपा का नेता बोलता है, कभी कोई कांग्रेस का नेता बोलता है, ये करो। पर क्या ये पॉसिबल है भारत में? मेरी माने तो नहीं, ये भारत में नहीं हो सकता। डोनाल्ड ट्रंप क्या करके मानेगा वो डोनाल्ड ट्रंप जाने, लेकिन भारत में ये नहीं हो सकता। ये कोशिश है, ये आज से नहीं हो रही है, पिछले एक दशक से हो रही है, लेकिन क्या इसमें कोई सक्सेसफुल हो सकता है? दीप्ति जी, फर्स्ट टू यू, संदीप त्रिपाठी जी एंड रविंद्र जी, कमिंग टू ऑल थ्री ऑफ यू। ऐश्वर्या, मैं भी पहले आपको बधाई का पात्र ही बोलूंगी कि आपने इस मुद्दे को केवल चार्ली कर्क की डेथ के साथ नहीं, उनके असैसिनेशन के साथ नहीं, मर्डर के साथ नहीं, बल्कि ये जो लेफ्ट राइट का डिबेट चल रहा है उसकी आप डीप उसके अंदर तक गए और आपने उस मुद्दे को बिल्कुल उसी पहलू में देखा जिसमें इसको देखना चाहिए था। जैसे कि अभी आनंद दा बोल रहे थे कि इट इज अ वर्ल्ड विदाउट बाउंड्रीज। लेफ्ट के लिए कोई बाउंड्री है ही नहीं, उनको केवल एक फंडिंग हो रही है और ये उनके डिफरेंट ब्रांचेस हैं। सिमिलरली अवधेश दा ने कहा कि नियो लेफ्ट का जमाना है, मैं इसमें कहूंगी कि नियो लिबरल का एक अलग ही जमाना आ गया है कि हम लोग देखना ही नहीं चाह रहे, समझना ही नहीं चाह रहे। आपने मणिपुर की बात करी, आपने किसान आंदोलनों की बात करी, आंदोलन की, इसके अलावा आप नियरर होम देखो, हर चीज में हम एक लेफ्ट पर्सपेक्टिव डाल के, क्या हम नियो लिबरलिज्म की बात करें, क्या हम इक्वालिटी की बात करें, कि मुझे बड़ा शर्मनाक महसूस होता है जब मैं कॉलेज में जाती हूँ और बच्चे मुझसे जब पूछते हैं कि कल कांग्रेस के हवाले से ये स्टेटमेंट आती है कि इवन द वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन उसमें वोट चोरी हुई है। मतलब आपको बैलेट दो, फिजिकल बैलेट दो तो आपको प्रॉब्लम है, आपको ईवीएम्स दो तो आपको प्रॉब्लम है। क्या भगवान साक्षात उतर कर बताएंगे कि भैया ये जीता है, ये हारा है? कुछ एक्सेप्टेंस ही नहीं है। बच्चे कॉलेज में पूछते हैं कि क्या मैम वाकई उसमें इलेक्शन रिगिंग हुई है? क्यों ये एक विचारधारा, एक माइंडसेट बनाया जा रहा है जेन जी के नाम पे कि भैया यहाँ पे कुछ ठीक नहीं है, तुम सेकुलर
हो जाओ, तुम लेफ्ट हो जाओ, लिबरल हो जाओ तो ही चलेगा। आप देखो सीएए को लेकर तो यहां प्रॉब्लम क्रिएट की गई, वक्फ एक्ट को लेकर तो ट्रांसपेरेंसी की बात हो रही है, जमीन है, दुनिया की जमीन है, क्यों वक्फ बोर्ड उसको अपने लेकर चले, उसमें प्रॉब्लम आ गई। एनईपी तक में इन्होंने ढूंढ लिया कि ये तो सैफ्रनाइजेशन करने का तरीका है। एक आप देखो वहां पे केरला, तमिलनाडु, तेलंगाना, ये सब इंडिया ब्लॉक के स्टेट्स हैं, इसमें बगैर एनईपी को समझे, मैं एनईपी की बात कर रही हूँ क्योंकि मैं कॉलेज में जाती हूँ, प्रोफेसर हूँ, बच्चे आमतौर ये बात पूछते हैं, एनईपी की गहराई को पढ़े बिना वहां टू लैंग्वेज की बात हो रही है, केवल हिंदी की बात ही नहीं हुई है, उसको तोड़ मरोड़ के बच्चों के दिमाग में फीड करे जाना, जेनजी के दिमाग में फीड करे जाना कि ये तो सैफ्रनाइजेशन का है, एनईपी में वो करना। डीलिमिटेशन को लेके लेफ्ट राइट की बात कर ली है, भाई कोई आज तो डीलिमिटेशन आई नहीं है 27 में, नहीं तो आएगी नहीं, पता नहीं था कि क्या पॉपुलेशन उसमें एक बहुत अहम भूमिका निभाता है, तो आज ये तमिलनाडु और ये वही इंडिया ब्लॉक के स्टेट्स का ये अचानक से बोल देना कि इसमें तो जी यूपी गेन कर जाएगा, राइट विंग स्टेट्स गेन कर जाएंगे, हर चीज को ये लेफ्ट राइट के एक एक तराजू में तोल देते हैं, जो बात ही नहीं समझ आती। 2001 में अफजल गुरु को अगर पकड़ा गया, हमारे पार्लियामेंट पे इतना घिनौना अटैक हुआ, उसके बाद 2016 में एंटी इंडिया स्लोगन्स हो रहे हैं जेएनयू में, और उसी कन्हैया कुमार को, मैं तो नाम लेकर बोल रही हूँ, मेरे से पहले कुछ पैनलिस्ट ने नाम नहीं लिया था, आप उसी कन्हैया कुमार को जो वहां पे एंटी इंडिया प्रोटेस्ट में शामिल थे, उनको आप टिकट दे देते हो अपनी पार्टी से। वो बहुत, मैं तो कहूंगी भारत के, दिल्ली के जनता की समझदारी थी कि उनको नहीं जिताया, बट आप क्या एक माइंडसेट प्रमोट कर रहे हो। मेरे आज 8 अप्रैल 2025 की ट्वीट अगर हम पढ़ें चार्ली कर्क की, मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उन्होंने बड़े क्लियरली, ही वाज सीइंग दिस कमिंग, उन्होंने कह दिया था कि दी असैसिनेशन कल्चर इज स्प्रेडिंग ऑन द लेफ्ट। ये अपने आप में एक वार्निंग थी देश को। उन्होंने बकायदा आंकड़ों के आधार पर एक उन्होंने कैलिफोर्निया में सर्वे किया था, और मैं उस सर्वे का 2 मिनट आपसे बस इसी पे अंत करूंगी। सर्वे का उन्होंने पूरे डायग्राम के साथ एक्स पे ट्वीट किया था कि आज की डेट में लेफ्ट जस्टिफाई करता है इवन एलन मस्क को मार देना, असैसिनेशन कर देना, ट्रंप को असैसिनेशन कर देना। ऑल इंडिया उन्होंने जब डेटा लिया, ऑल कैलिफोर्निया सॉरी, तो 31.6% जस्टिफाइड एंड लेफ्ट 48.6% जस्टिफाइड द किलिंग ऑफ एलन मस्क, एंड ट्रंप के लिए 55.2% जस्टिफाई द किलिंग ऑफ ट्रंप। मैं कहती हूँ वी कैन लव एनीबडी, वी कैन हेट एनीबडी, हम किसी की पॉलिसी से सहमत हो सकते हैं, ना सहमत हो सकते हैं, लेकिन मार देना, अब वो गन कल्चर की बात करते थे प्रोफेसर संदीप त्रिपाठी और रॉबिंद्र सचदेव जी, मैं आप दोनों का व्यू पॉइंट ला रहा हूं, इससे पहले कि गो बैक टू जनरल। संदीप त्रिपाठी जी, आपसे शुरू करता हूं। रॉबिंद्र सर, कमिंग टू यू आफ्टर दिस। जी ऐश्वर्य जी, सबसे पहले तो ये जो आपने टॉपिक रखा है थोड़ा बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि आज की जो यूथ है, जो जेन जी यूथ जो हम कह रहे हैं, जो सीधे पूरा दिन उनका टाइम रील्स देखने बनाने में लगता है, उसको राइट और लेफ्ट वर्सेस आइडियोलॉजी से कोई मतलब नहीं होता, ना कुछ से उसको ये नहीं मालूम होता है कि आखिर इस आइडियोलॉजी का डायरेक्शन क्या होता है। और जब कोई भी फ्लोट होता है, कोई भी कंस्पिरेसी फ्लोट होती है, तो उस फ्लोट में वो बिना सोचे समझे उसका शिकार होता है। तो सबसे अच्छी बात यह है कि आप इस तरीके के टॉपिक रखें ताकि समझ में आए कि आखिर ये हो क्यों रहा है दुनिया में। और सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए, मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा इसमें कि जो नैरेटिव्स आज के डेट में ओवरनाइट फ्लोट होते हैं और उसके बाद तुरंत कंट्री डिस्टेबलाइज हो जाती है, उसका सबसे बड़ा एक रीज़न ये है कि उनका जो एक टूल है, ये जो डिजिटल सोसाइटी है, जो टेक्नोलॉजिकल चेंज हुआ है सोसाइटी में, ये बहुत आसान हो गया है यूथ को डाइवर्ट करने में, और स्पेशली वो यूथ को जो जिसके अंदर न तो फिलॉसफी है, न तो गहराई है, न तो डेप्थ है, न तो स्ट्रगल है, न तो उसने रिवोल्यूशन को कभी नहीं सुना। कि आप यदि बात करें किसी भी अभी 15 साल के बच्चे से कि रामलीला मैदान क्या होता है, उसे कुछ भी नहीं मालूम कि वो एक रेजिस्टेंस की ज़मीन है। उसको ये मालूम है कि ये जो टिकटॉक है या इंस्टाग्राम है, यहाँ एक फॉलोअर बनती है, एक व्यू बनता है, और वो भी कैसे बनता है हम भी मालूम है कि टेक्नोलॉजिकली कैसे वो फॉल्स क्रिएट किया जाता है, किसी के व्यूअरशिप को बढ़ाया जाता है।